हेलो एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी देखिए चैप्टर 1 में आज के वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है द्विपद नामकरण वर्गीकरण। ठीक है, यानी द्विपद नामकरण पद्धति। देखिए, जो द्विपद नामकरण पद्धति है इसको हम बाइनोमिनल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइनोमिनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम? बाइनोमिनल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? बाइनोमिनल क्लासिफिकेशन। देखिए, जो द्विपद नामकरण पद्धति है, देखिए सबसे पहले तो इसको देखते हैं द्विपद नामकरण पद्धति को दिया किसने। तो देखिए, जो द्विपद नामकरण पद्धति है इसको सबसे पहले दिया कैरोलस लिनियस ने। ठीक है, इसको किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने। तो देखिए, जो द्विपद नामकरण पद्धति है इसको सबसे पहले किसने दिया? कैरोलस लिनियस ने दिया। तो देखिए, जो कैरोलस लिनियस थे बेसिकली इनको कार्ल वान लिनियस कहा जाता था पहले। ठीक है, और जब इन्होंने द्विपद नामकरण पद्धति दिया उसी के बाद से इनको कैरोलस लिनियस के नाम से जाने जाना लगा। तो देखिए, जो कैरोलस लिनियस थे इन्होंने सबसे पहले क्या दिया? बाइनोमिनल क्लासिफिकेशन या द्विपद नामकरण पद्धति। ठीक है, अब देखिए इस द्विपद नामकरण पद्धति में उन्होंने जिस भाषा का यूज किया तो वो भाषा कौन सी थी? तो देखिए, जो भाषा का यूज किया उन्होंने या लैंग्वेज जिसका यूज किया उन्होंने, तो भाषा कौन सी थी? लैटिन भाषा का यूज किया इसमें उन्होंने। किसका किया? लैटिन भाषा का। और देखिए, लैटिन भाषा का यूज इन्होंने क्यों किया? क्योंकि लैटिन जो भाषा होती है वो एक मृत भाषा होती है और उसमें चेंजेस ज़्यादा नहीं होते हैं। ठीक है, उसमें बार बार चेंज नहीं होता है। तो उन्होंने क्या किया कि इसके लिए लैटिन भाषा का यूज किया। तो जो द्विपद नामकरण पद्धति थी उसको सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने दिया और उसमें उन्होंने लैटिन भाषा का यूज किया। अब देखिए, इसमें उन्होंने जितने भी जीवधारी थे, ठीक है, इसमें उन्होंने जो नामकरण दिया तो दोहरा नामकरण दिया। ठीक है, हर एक जीवधारी को उन्होंने दोहरा नामकरण दिया। ठीक है, कैसा नामकरण दिया? दोहरा नामकरण। तो दोहरा नामकरण का मतलब क्या है कि हर एक जीवधारी का जो नाम है वो दो नामों से मिलकर बना होगा। ठीक है, देखिए जो पहला नाम होगा, ठीक है, तो जो पहला नाम होगा वो किसको डिनोट करेगा? वो उसके वंश को बताएगा। ठीक है, जो पहला नाम है वो किसको बताएगा? उसके वंश को या उसके जीनस को डिनोट करेगा। और देखिए, जो दूसरा नाम होगा वो कैसा होगा? उसका जातिगत नाम होगा। ठीक है, ये उसका जातिगत नाम होगा या उसकी स्पीशीज को डिनोट करेगा। तो देखिए, हर एक जीवधारी के लिए उन्होंने दोहरा नामकरण दिया। ठीक है, यानी हर एक जीवधारी का नाम जो है वो दो नामों का बना होगा। ठीक है, जो पहला अक्षर है तो उसका वंशागत नाम होगा, यानी उसके वंश का नाम होगा, जीनस का नाम होगा। और जो दूसरा अक्षर है वो कैसा होगा? जो दूसरा नाम है वो उसका जातिगत नाम होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उन्होंने क्या कहा कि जो जीवधारी हैं उनका दोहरा नामकरण दिया। जो पहला नाम है उसके वंश को डिनोट करेगा और जो दूसरा नाम है वो उसके जातिगत नाम होता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद उन्होंने जो द्विपद नामकरण पद्धति दी ये आगे चल के प्रचलित हुई। देखिए, द्विपद नामकरण वर्गीकरण की यदि हम बात करें तो इसमें क्या, जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए हम आपको कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पे कराएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझिए, जैसे मान लीजिए शेर है। ठीक है, जैसे मान लीजिए लायन है या शेर है, तो शेर या लायन का देखिए जो नाम है वो दो अक्षरों से मिलकर बना। देखिए, शेर का जो वैज्ञानिक नाम होता है या साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? पैंथेरा लियो होता है। ठीक है, क्या होता है? पैंथेरा लियो। तो देखिए, जो पैंथेरा लियो है, देखिए ये दो नामों से मिलकर बना है। ठीक है, तो पैंथेरा लियो जो है इसको इंग्लिश में भी हम लिख देते हैं। ठीक है, पैंथेरा लियो। तो देखिए, जो पैंथेरा लियो है या शेर का जो वैज्ञानिक नाम है, देखिए पैंथेरा लियो में क्या है? जो पहला नाम है, ठीक है, ये जो नाम है ये क्या है? इसका वंश का नाम है। तो शेर किस वंश से आता है? पैंथेरा वंश से। ठीक है, इसके बाद देखिए जो लियो है, लियो क्या है? इसका जातिगत नाम है। लियो जो होता है इसमें ये इसका जातिगत नाम होता है। ठीक है, यानी इसके जाति का नाम डिनोट करता है। तो शेर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? पैंथेरा लियो, या इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ये जो वंशगत नेम होता है क्या होता है? पैंथेरा, और लियो क्या है? इसका जातिगत नेम होता है।
ठीक है। देखिए जातिगत नेम जो है तो हमेशा सेम नहीं होते, लेकिन वंशागत नाम जो है वो सेम हो सकते हैं। किसी भी जानवर के, हम अलग अलग दो जानवरों के वंशागत नेम जो है वो सेम हो सकते हैं, लेकिन जातिगत नेम जो है वो कभी सेम नहीं होता है। देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद हम और सारे एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए इसके बाद जैसे मान लीजिए जो चीता है, ठीक है, क्या है, बाघ। देखिए पहले बाघ का देखते हैं, ठीक है। तो बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, बाघ का साइंटिफिक नेम क्या होता है, बाघ का होता है पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। शेर का क्या होगा, पैंथेरा लियो, और बाघ का क्या होता है, पैंथेरा टिग्रिस। पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है। तो पैंथेरा टिग्रिस क्या हो गया, किसका हो गया, ये हो गया किसका, बाघ का वैज्ञानिक नाम। तो देखिए पैंथेरा टिग्रिस में क्या है, ये जो पैंथेरा है ये क्या है, इसके वंश का नाम है, और जो टिग्रिस है ये क्या है, ये इसका जो है जातिगत नेम होता है, यानी इसके स्पीशीज का नाम होता है। तो इस प्रकार से कैरोलस लिनियस ने हर एक जीवधारी के लिए क्या दिया, एक द्विपद नामकरण पद्धति दिया, जिसमें कि हर एक जीवधारी का नाम जो है वो दोहरा नामकरण होता है, यानी जो नाम है वो दो नामों का मिलकर बना होता है। कोई भी जीवधारी का नाम जो है वो दो नामों से मिलकर बना होता है। पहला नाम जो होता है वो उसका वंशगत नाम होता है या वंशागत नाम होता है, ठीक है, और दूसरा जो नाम होता है वो उसका जातिगत नेम होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए हर एक जीवधारी का एक दोहरा नामकरण दिया गया। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए पैंथेरा लियो, ठीक है, पैंथेरा लियो में क्या है, देखिए पैंथेरा लियो। देखिए यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जो पैंथेरा लियो है, ठीक है, जो वंशागत नाम होता है, ठीक है। देखिए वंशागत जो नाम होता है, ऊपर हम देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए जो वंशागत नाम होता है वो हमेशा कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होता है, ठीक है। जो वंशागत नेम होता है वो हमेशा कैपिटल वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए पैंथेरा टिग्रिस, ठीक है, बाघ का जैसे वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पैंथेरा टिग्रिस। तो देखिए जो पैंथेरा टिग्रिस है, ठीक है, देखिए जो वंशागत नाम होता है, ठीक है, यानी जो वंश का नाम होता है, तो ये हमेशा इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है, कैपिटल लेटर से होती है, ठीक है। वंशागत नेम हमेशा किस में से स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर से। ये कैसे स्टार्ट होता है, कैपिटल लेटर यानी बड़े अक्षरों से स्टार्ट होता है। तो देखिए यहाँ पे जो पैंथेरा में जो पी है वो क्या है, वंशागत नाम जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। और देखिए जो यहाँ पे देखिए जो लियो है, ठीक है, यानी यहाँ पे जो टिग्रिस है, आप टिग्रिस को भी देख लीजिए। तो इसमें क्या है कि जो जातिगत नेम होता है, यानी जो दूसरा नाम होता है, तो दूसरा नाम जो होता है, जैसे जातिगत नाम जो होता है, अब जातिगत नाम जो होता है वो हमेशा कैसा स्टार्ट होता है, वो अंग्रेजी के हमेशा तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है, ठीक है, स्मॉल लेटर से और अंग्रेजी के तिरछे अक्षरों में। तो देखिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे टिग्रिस लिखा है, तो ये पूरा का पूरा जो है ये तिरछे अक्षरों में लिखा जाएगा। तो वंशागत नेम और जातिगत नाम की ये विशेषता होती है कि द्विनामकरण पद्धति में, जो द्विनामकरण पद्धति है, इसमें क्या है कि प्रत्येक जीवधारी का नाम तो दो नामों से मिलकर बना होता है। पहला नाम जो होता है वो उसका वंशागत नाम होता है और दूसरा नाम जो होता है वो उसका जातिगत नाम होता है, ठीक है। और वंशागत नाम जो है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है हमेशा, और जो जातिगत नेम होता है वो स्मॉल लेटर से और अंग्रेजी के तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। तो इस प्रकार देखिए दोस्तों, ये था क्या, द्विपद नामकरण पद्धति, ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो पद्धति आती है क्या, त्रिपद नामकरण पद्धति, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे त्रिपद नामकरण पद्धति क्या होती है। तो देखिए द्विपद नामकरण पद्धति तो यहाँ पे हमने आपको बता दी। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि त्रिपद नामकरण पद्धति क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे त्रिपद नामकरण पद्धति की बात करते हैं, ठीक है। तो त्रिपद नामकरण पद्धति जो है, अब देखिए, अब त्रिपद नामकरण पद्धति जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि त्रिपद नामकरण पद्धति यानी यहाँ पे किसी भी जो जीव का नाम है वो तीन नामों से मिलकर बना होगा, ठीक है, ठीक है। क्या है, किसी भी जीवधारी का जो नाम है वो यहाँ पे तीन नामों से मिलके बना होगा। तो यानी यहाँ पे देखिए जो पहला नाम है वो तो क्या होगा, वंशागत नाम होगा, ठीक है। पहला नाम देखिए क्या होगा, पहला नाम उसका वंशागत नाम होगा, यानी वंश का नाम होगा।
दूसरा क्या होगा उसका जातिगत नाम होगा, जातिगत नाम या जाति का नाम होगा। तीसरा नाम जो है वो क्या होगा, उसकी उपजाति दर्शाएगा। ठीक है, तीसरा नाम जो है वो उसकी उपजाति को दर्शाता है, यानी उसकी सब स्पीसीज को दर्शाता है ये। तो तीसरा नाम जो होता है वो उसकी सब स्पीसीज को दर्शाता है। तो इस प्रकार से त्रिपद नामकरण पद्धति में क्या है कि जीवों का जो नामकरण है उसमें 3 नामों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसीलिए क्या है कि इसमें 3 नामों से मिलकर बना होता है, इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं, त्रिपद नामकरण पद्धति कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो त्रिपद नामकरण पद्धति है इसकी जरूरत क्यों पड़ी। देखिए कुछ जगह ऐसा हो, जैसे मान लीजिए कई सारी जगह जो है रहने के कारण, देखिए अलग अलग जगहों में रहने के कारण उसी जीव में क्या होता है, थोड़ी थोड़ी विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखिए जो कौवा होता है, ठीक है, घरेलू कौवा जो क्रो होता है, तो घरेलू कौवा में क्या होता है, जो घरेलू कौवा होता है तो उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम देखेंगे जो घरेलू कौवा होता है, तो घरेलू कौवे का जो वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है, देखिए जो घरेलू कौवा होता है तो घरेलू कौवे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कार्वस स्प्लेंडेंस। ठीक है, क्या होता है, कार्वस स्प्लेंडेंस। तो देखिए जो घरेलू कौवा होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कार्वस स्प्लेंडेंस होता है। और यह जो है भारत के अलावा श्रीलंका के अलावा देखिए जो वर्मा है जिसको पहले रंगून कहते थे, ठीक है, वर्मा के अलावा देखिए जो यहाँ पे श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, ठीक है, पाकिस्तान हो गया और वर्मा। यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे वातावरण के अनुरूप जो है वातावरण चेंजेस के कारण क्या है कि थोड़ी थोड़ी जो है कौवों में क्या है कि वहाँ विभिन्नताएं जो है वो आकार के लक्षणों में विभिन्नताएं देखने को मिलती है, जिस कारण से क्या हुआ कि इसे जो है पृथक कर दिया गया। ठीक है, इसको यानी कि उपजातियों में पृथक कर दिया गया। तो उन्हीं लक्षणों को डिनोट करने के लिए यहाँ पे क्या है कि उपजाति की जो है जरूरत पड़ी। तो देखिए इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कार्वस स्प्लेंडेंस होता है। तो इस प्रकार से देखिए इसके आकार के लक्षणों में अलग अलग वातावरण में रहने के कारण इनमें क्या है कि आकार के लक्षणों में थोड़ा बहुत जो है चेंजेस देखने को मिल रहा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें भारतीय कौवे की, तो देखिए भारतीय कौवे का जो यहाँ पे त्रिपद नामकरण पद्धति में यदि हम देखें तो भारतीय कौवे का क्या होता है, देखिए कार्वस, देखिए जो भारतीय कौवा होता है यहाँ पे देखें यदि हम भारतीय कौवा जो है, ठीक है, तो भारतीय कौवे का जो वैज्ञानिक नाम होता है या भारतीय कौवे का हम कह सकते हैं जो त्रिपद नामकरण पद्धति है उसमें क्या होगा। देखिए भारतीय कौवे का जो नाम है तो कार्वस स्प्लेंडेंस, कार्वस स्प्लेंडेंस। तो देखिए जो भारतीय कौवा होता है उसका यहाँ पे देखिए त्रिनामकरण पद्धति में क्या नाम होता है, कार्वस स्प्लेंडेंस। तो देखिए इसमें जो पहला नाम है, ठीक है, जो पहला नाम होता है ये कैसा होता है, ये तो इसके वंश का नाम होता है या उसके जीनस का नाम होता है। ठीक है, तो कार्वस क्या है, कौवे का या क्रो का क्या है, जीनस का नाम है। इसके बाद देखिए जो स्प्लेंडेंस होता है ये क्या है, इसका जातिगत नाम यानी कि स्पीसीज का नाम होता है। और इसके बाद देखिए ये जो स्प्लेंडेंस होता है, ठीक है, स्प्लेंडेंस क्या होता है, ये इसकी उपजाति को दर्शाने के लिए अलग से नाम दिया गया। ये क्या है, उसकी सब स्पीसीज या उपजाति होती है। चलिए ये तो हो गया भारतीय कौवे की। अब भारतीय कौवे के अलावा देखिए जो पाकिस्तानी कौवा होता है, ठीक है, तो पाकिस्तानी कौवे का यहाँ पे त्रिपद नामकरण पद्धति में नाम क्या होता है। देखिए जो पाकिस्तानी कौवा होता है तो पाकिस्तानी जो कौवा होता है उसके वातावरण में भी चेंजेस के कारण क्या है कि उसकी सब जाति जो है, सब जाति को अलग से डिनोट किया गया। ठीक है, तो पाकिस्तानी जो कौवा होता है तो पाकिस्तानी कौवे का जो यहाँ पे देखिए त्रिपद नामकरण पद्धति में नाम है वो क्या है, कार्वस स्प्लेंडेंस आइसोलेंस। ठीक है, कार्वस स्प्लेंडेंस आइसोलेंस। तो इस
प्रकार देखिए जो भारतीय का हुआ है उसका क्या है, त्रिपद नामकरण पद्धति में नाम क्या है, कार्बस स्प्लेंडेंस स्प्लेंडेंस। तो उपजाति क्या है इसकी, स्प्लेंडेंस। तो थोड़ा बहुत इनके वातावरण में या इन्वायरमेंट में चेंजेस के कारण जो है इनके लिए उपजाति की जरूरत पड़ी, क्योंकि उनमें थोड़ा बहुत आकार के लक्षण जो देखने को मिलता है उसी के कारण इनके नाम में जरूरत पड़ी किसकी, त्रिपद नामकरण पद्धति की। देखिए जो पाकिस्तानी का वो होता है इसका भी वैज्ञानिक नाम क्या होता है, कार्बस स्प्लेंडेंस आइसोलेंस। तो यहाँ पे देखिए क्या चेंजेस है, केवल यहाँ पे उपजाति जो है, ठीक है, आइसोलेंस क्या है, यहाँ पे आइसोलेंस जो होती है वो उपजाति होती है। तो आइसोलेंस क्या है, इसकी उपजाति है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ये जो आकार के लक्षण है उसी के कारण जो है त्रिपद नामकरण पद्धति में ये क्या हो गया, यहाँ पे आइसोलेंस हो गया। इस प्रकार देखिए श्रीलंका के यदि और हम म्यांमार या वर्मा के भी, ठीक है, श्रीलंका के भी यदि कौवे की बात करें तो उसका त्रिपद नामकरण पद्धति में क्या हो जाएगा, प्रोटीगेट्स हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कार्बस स्प्लेंडेंस प्रोटीगेट्स हो जाएगा। तो चेंजेस कहाँ पे आ रहा है, केवल यहाँ पे उपजाति में। तो उपजाति जो है वो अलग अलग हो जाती है। तो इस प्रकार से देखिए जहाँ पे थोड़ा बहुत आकार की लक्षण वातावरण के कारण जो है चेंजेस देखने को मिले तो उस कारण से वहां पे त्रिपद नामकरण वर्गीकरण पद्धति की जरूरत पड़ी। तो इस प्रकार दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।